ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उन बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले लेक्चर के अंदर हम जो कवर कर रहे हैं वो ग्रीक फिलासफर कॉन्सेप्ट बताया गया है, और उसके बाद लेट 17th सेंचुरी वर्क बताया गया है। फिर हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एटम की जो डेफिनेशन बनाई गई उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जैकब बर्ज़िलियस कंट्रीब्यूशन जो है वो इब्तदाई तौर पे एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मासेस और सिंबल के बारे में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीक फिलासफर जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट में वो एटम्स के बारे में है। ग्रीक फिलासफर कहते हैं, यानी उन्होंने सोचा, ये कॉन्सेप्ट दिया, ग्रीक फिलासफर थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू smaller and smaller particles. Matter could be broken down into smaller and smaller particle. मादे को तोड़ा जा सकता है छोटे से छोटे ज़रात में, और अगर हम उनको तोड़ते जाएं तो आखिरकार हम एक ऐसे छोटे से छोटे बुनियादी ज़रे पर पहुंचते हैं जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अब नाकाबिल तकसीम ज़रात को नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं भाई इंडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। अब इस नाकाबिल तकसीम को ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ में, चूँकि उनकी ज़बान यूनानी थी, यूनान के फ़िलासफ़र थे तो यूनानी ज़बान बोलते थे, तो ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी ज़बान के अंदर नाकाबिल तकसीम को, इंडिविजिबल को एटमॉस कहते हैं। तो लफ्ज़ एटम की जो सबसे पहले इब्तदा हुई वो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ इंडिविजिबल यानी एटमॉस से हुई, जिसको डेमोक्रिटस एक साइंसदान था जिसने इस बुनियाद पे ये नज़रिया या आइडिया पेश किया कि एटमॉस से इसका नाम एटम पड़ गया। तो लफ्ज़ एटम जो है वो कहाँ से निकाला गया? एटमॉस से। एटमॉस क्या है? यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जो कि नाकाबिल तकसीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सादा लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि इंडिविजिबल की जो यूनान ज़बान की ट्रांसलेशन है वो एटमॉस है। जैसे इंडिविजिबल को उर्दू में क्या कहते हैं? नाकाबिल तकसीम। तो यूनानी ज़बान में हम कहेंगे एटमॉस। अब एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो नाकाबिल तकसीम से आया, और ये सबसे पहले पेश किया किसने? ग्रीक फिलासफर ने। और ये उनकी सिर्फ थिंकिंग थी, उनके थॉट्स थे, उनकी सोच थी, उनकी इमेजिनेशंस थी कि मादे को अगर हम तोड़ें तो तोड़ते तोड़ते हम एक ऐसे छोटे से छोटे ज़र्रे पे पहुंचेंगे जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और उस नाकाबिल तकसीम ज़र्रे को डेमोक्रिटस ने यूनानी ज़बान के लफ्ज़ एटमॉस से एटम रखा। अब इसके बाद लेट 17th सेंचुरी वर्क जो है वो बताया गया है, जिसमें हम ये कहते हैं कि 17वीं सदी के आखिर में यूनानी ज़बान के जो ग्रीक फिलासफर थे उन्होंने लेट 17th सेंचुरी के अंदर जो है ये डिफरेंट टाइप की एक्सपेरिमेंटेशन की, मुख्तलिफ़ किस्म के आप कह सकते हैं तजर्बात किए, और साइंस की फील्ड में जो तरक्की हुई उस तरक्की की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें सामने आई। वो ये थी कि इसमें बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। क्वांटिटेटिव स्टडी यानी मिकदारी मुआयना या मिकदारी मुताला। क्वांटिटेटिव स्टडी जो है वो मैटर की गई, उससे ये पता चला कि फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट हिस्सा होना, of many different substances। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, जैसे चीनी एक सब्सटेंस है, पानी एक सब्सटेंस है, हवा एक सब्सटेंस है, ग्लूकोज को हम कहते हैं ये एक सब्सटेंस है। तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये पता चला लेट 17th सेंचुरी में कि फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी मुख्तलिफ डिफरेंट सब्सटेंसेस का
चंद एक ऐसे एलिमेंट हैं जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का हिस्सा भी हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी एक सब्सटेंस के अंदर मौजूद है तो वो एलिमेंट किसी दूसरे सब्सटेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। दिस वाज रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शन, क्योंकि बाद में जब लेट 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई तो पता चला कि सोडियम है, अगर ये सोडियम क्लोराइड में है तो किसी और सब्सटेंस का हिस्सा भी हो सकता है। तो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेट 17th सेंचुरी वर्क। फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। चंद एक अनासर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का हिस्सा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही सब्सटेंस में एक एलिमेंट है तो वो एलिमेंट किसी दूसरे सब्सटेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये इस बात की जो इब्तदा हुई वो लेट 17th सेंचुरी के अंदर हुई, जिसमें क्वांटिटेटिव स्टडी की गई मैटर की, वहां से ये बात पता चली फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो हम जो लिखेंगे वो यही लिखेंगे लेट 17th सेंचुरी में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द लेट 17th सेंचुरी वर्क, तो हम कहेंगे कि लेट 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर मैटर सजेस्ट दैट few elements were the component of many different substances. It was also investigated, और इसी के अंदर हम मजीद लिखेंगे कि ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया, खोज लगाई गई, पता चलाया गया कि कैसे एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाते हैं। हाउ एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड हाउ दीज कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे सोडियम और क्लोरीन मिल के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये लेट 17th सेंचुरी में पता चलाया गया कि कैसे एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाते हैं और फिर किस तरह से इन कंपाउंड को हम तोड़ के वही वापस उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तब्दील कर सकते हैं। तो दिस वाज द लेट 17th सेंचुरी वर्क, जिसमें हम लिखेंगे कि क्वांटिटेटिव स्टडी की गई प्योर मैटर की। वी सजेस्ट दैट few elements were the component of many different substances. It is also investigated that how elements can be combined to form a compound and how these compounds can be broken down into their constituent elements. तो यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे दूसरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ से लेट 17th सेंचुरी वर्क शुरू होता है। पहले पैराग्राफ में ग्रीक फिलॉसफर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जिसको ओल्ड व्यू भी कहते हैं एटम के बारे में। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट वाज द ओल्ड कॉन्सेप्ट या ओल्ड व्यू अबाउट एटम एंड व्हाट वाज द लेट 17th सेंचुरी वर्क। उसके बाद 1808 में 1808 में जॉन डाल्टन ने इंग्लिश स्कूल टीचर ने एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसमें इसकी कंप्लीट हिस्ट्री है पूरी, कि इससे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिए गए थे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हो या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो, ये दोनों लॉ उसी सूरत में सही हो सकते हैं जब हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई एटम नाम की चीज मौजूद है। तो जॉन डाल्टन ने यही कहा कि लॉ ऑफ डेफिनेट proportion or law of conservation of matter can only be explained on the basis of existence of an atom, कि एटम पाया जाता है। और इस बुनियाद पे जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि जितने भी मैटर है, मैटर की कोई भी शक्ल है, वो किसी भी शक्ल में है, किसी भी फॉर्म में है, वो एटम पर मुश्तमिल होता है। ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। Atoms of same element have similar properties and atoms of different element have different properties. तो ये जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स मफरूज़ा जात हैं, जिसमें डाल्टन ने कहा कि all the matter is composed मतलब बना हुआ है, of atoms. All the matter is composed of atoms. साफ ज़ाहिर है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम है, लाखों करोड़ों, तो उन सब की, चूंकि वो हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, तो उन सब की प्रॉपर्टीज खसूसियात एक जैसी होंगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज and
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हम कहते हैं कि व्हाट वाज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसमें हम कहते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। उसने कहा कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तमाम मैटर की जो भी शक्ल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किस चीज़ की बनी हुई है? एटमों की बनी हुई है। अगर एक ही एलिमेंट के एटम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, और अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साल्फर है, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दैट इज द थर्ड पॉइंट। इस तरह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद जो है वो एटम्स की तारीफ बयान की गई कि एटम जो है ये छोटा से छोटा जरा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction and which may or may not exist independently। तो एटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का, किसी आंसर का वो छोटे से छोटा जरा जो किसी भी कीमियाई तामुल में हिस्सा ले सकता है और जो आज़ाद हालत में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। मिसाल के तौर पे हीलियम, नियोन जो है, इनके जो एटम होते हैं ये आज़ाद हालत में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं ये आज़ाद हालत में नहीं पाए जा सकते, ये डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शक्लों में एटम्स के पाए जाने के इम्कान मौजूद हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एटम में हम ये लिखेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो किसी कीमियाई तामुल में हिस्सा ले सकता है और जो आज़ाद हालत में भी पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। ये आज़ाद हालत में ऐसे ही होंगे। मसलन हम एक सिलेंडर लेते हैं गैस का, उसमें हीलियम भरी हुई है, तो उसमें हीलियम का हर एटम एक दूसरे से जुदा होगा। और अगर हम हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन H2 की शक्ल में बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो एटम की डेफिनेशन के बाद जैकब बर्ज़िलियस, स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन का रहने वाला था, जे बर्ज़िलियस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसने साइंस की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन की। उनकी जो मेन जो कंट्रीब्यूशन थी वो दो थी। एक, उसने सिस्टम डिवाइस किया उस वक्त कि एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए। ही कैलकुलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा कंट्रीब्यूशन जो था वो था ही डिवाइस्ड a system to give a symbol of elements। यानी मुख्तलिफ अनासर के जो सिंबल हैं, जिसे हम अलामतें कहते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम की अलामत है Na, क्लोरीन की अलामत है Cl। तो इसके बारे में इन सिंबल का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो स्वीडिश केमिस्ट जे बर्ज़िलियस ने दिया। उसने दो काम किए। ही कैलकुलेटेड द एटॉमिक मासेस एंड ही डिवाइस्ड अ सिस्टम टू गिव सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज जैकब बर्ज़िलियस कंट्रीब्यूशन? जैकब बर्ज़िलियस का क्या कंट्रीब्यूशन था? ही वाज अ स्वीडिश केमिस्ट एंड ही कैलकुलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मासेस के बारे में आगे भी डिटेल आएगी। एटॉमिक मासेस का मतलब जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12, इसी तरह से सोडियम का एटॉमिक मास है 23। तो ये एटॉमिक मासेस जो है ये अगले टॉपिक में हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जैकब बर्ज़िलियस का सेकंड कंट्रीब्यूशन जो था वो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो है हमारा आज के लेक्चर का जो है वो समराइज व्यू है कि इसमें ग्रीक फिलासफर कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। लेट 17th सेंचुरी में क्या किया गया ये पता होना चाहिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, फिर एटम की डेफिनेशन क्या है, जैकब बर्ज़िलियस कंट्रीब्यूशन क्या है। एटम की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि एटम जो है ये छोटे से छोटा ज़रा है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, जो किसी भी कीमियाई तामुल में हिस्सा ले सकता है और आज़ाद हालत में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। तो मॉडर्न रिसर्चर्स भी इसमें बताया गया है कि मॉडर्न रिसर्च के बारे में कि एटम के बारे में मज़ीद तहकीक हुई और आजकल के दौर में हम ये बात कह सकते हैं कि एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता है। लेटेस्ट रिसर्च से ये बात साबित हुई है और ये भी पता चलाया गया कि एटम के अंदर जो है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एटम के अंदर पाए जाने वालों को हम इस बुनियाद पे सब एटॉमिक कहते हैं क्योंकि वो एटम के अंदर पाए जाते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है
इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया है, जबकि इसके अलावा भी साइंसदान कहते हैं मोर देन 100 सच सब एटॉमिक पार्टिकल हैव बीन थॉट टू एग्जिस्ट इन एन एटम। वो मोर देन 100 में उन्होंने कहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन, बोसॉन, ये जो है डिफरेंट टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मॉडर्न रिसर्च से एटम के बारे में ये बातें हमें पता चलें कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी डिटेल आगे आएगी। और सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं, मोर देन 100। ये सोचा गया है, इट हैज बीन थॉट दैट मोर देन 100 सच सब एटॉमिक पार्टिकल हैव बीन थॉट टू एग्जिस्ट इन एन एटम, कि ये 100 से ज्यादा पाए जा सकते हैं, इसमें कुछ डिस्कवर हो चुके हैं और बाकी उसके ऊपर मजीद तहकीक जारी है। तो इसमें आप इसको जो है वो रीड कर लेंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक है या कोई भी नोट्स हैं, आप उसको रीड करने के बाद इसमें अगर कोई मजीद क्वेश्चन बनते हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं, हम उन क्वेश्चन को मजीद अगली दफ़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।